नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। राज्य मंत्री परिषद यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और दस्तावेज हैं जिनके आधार पर हम ये पूरी व्यवस्था समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। और ये विषय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जो संसदीय प्रणाली केंद्र में है वही राज्यों में भी लागू होती है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि ये समझें कि राज्यों में सरकार असल में चलती कैसे है, मुख्यमंत्री की भूमिका, मंत्रियों की भूमिका और राज्यपाल के साथ उनका रिश्ता कैसा होता है। बिल्कुल। और ये जो मंत्री परिषद है यही राज्य की असली कार्यकारी शक्ति है, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। हम संविधान के खासकर अनुच्छेद 163 और 164 पर ध्यान देंगे क्योंकि यही इसकी बुनियाद है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अनुच्छेद 163 से। ये कहता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। सीधा साधा लगता है। हाँ, ऊपर से तो सीधा लगता है, पर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात छुपी है। अनुच्छेद 163 सब 2 ये कहता है कि अगर कभी ये सवाल उठे कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक मतलब डिस्क्रेशन के दायरे में आता है या नहीं, हाँ, तो उस पर राज्यपाल का जो फैसला होगा वही अंतिम माना जाएगा। अच्छा, मतलब राज्यपाल खुद तय करेंगे कि उनका विवेकाधिकार है या नहीं। जी हाँ, और उनके इस फैसले की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये तो काफी शक्ति देता है राज्यपाल को, कम से कम सैद्धांतिक तौर पर। सैद्धांतिक तौर पर तो है, पर व्यावहारिक रूप से राज्यपाल ज्यादातर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां हैं जहां विवेक का इस्तेमाल होता है। और इसी अनुच्छेद में एक और बात है ना, सलाह वाली। हाँ, वो भी बहुत अहम है। अनुच्छेद 163 सब 3 ये कहता है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी और अगर दी तो क्या दी। हाँ, इस बात की जांच किसी भी अदालत में नहीं की जा सकती। मतलब पूरी तरह से गोपनीय। बिल्कुल। इसके पीछे सोच यह है कि मंत्री बिना किसी डर के खुलकर राज्यपाल को सलाह दे सकें, एक भरोसे का रिश्ता बना रहे। ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी की बात भी उठती है इस पर। हाँ, वो बहस हमेशा रहती है, गोपनीयता बनाम पारदर्शिता। पर संविधान निर्माताओं ने शायद उस समय इस गोपनीयता को ज्यादा जरूरी समझा होगा ताकि कैबिनेट की एकता बनी रहे और फैसले लेने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हुई अनुच्छेद 163 की बात, यानी मंत्रिपरिषद की जरूरत और राज्यपाल के विवेक का मामला। अब आते हैं अनुच्छेद 164 पर। इसमें मंत्रियों की नियुक्ति और दूसरी चीजें हैं। तो नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 164 एक कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और फिर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो मतलब राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते? नहीं, आमतौर पर नहीं। संसदीय परंपरा ये है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। हाँ, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, और अगर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तब राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उस नेता को बुला सकते हैं जिसे वो मानते हैं कि वो सदन में विश्वास मत हासिल कर लेगा। अच्छा, और बाकी मंत्रियों के मामले में पूरी तरह मुख्यमंत्री की सलाह चलेगी? जी हाँ, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करेंगे जिनके नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। इसमें राज्यपाल का अपना कोई विवेक नहीं चलता। ठीक है, और इसी अनुच्छेद में शायद कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी हैं, आदिवासी कल्याण मंत्री वाला। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 164(12) का एक परंतुक यानी प्रोविजो कहता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक मंत्री जनजातीय कल्याण ट्राइबल वेलफेयर के प्रभारी होंगे। ये मंत्री अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य के प्रभारी भी हो सकते हैं। पहले बिहार भी इस सूची में था, है ना? हाँ, पहले बिहार भी था, लेकिन 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के जरिए बिहार को इस अनिवार्यता से हटा दिया गया क्योंकि बिहार के विभाजन के बाद ज्यादातर आदिवासी इलाके झारखंड में चले गए थे। समझ गया। अब आते हैं एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पर, मंत्रियों की संख्या। पहले तो कई राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी मंत्रिपरिषद बन जाती थी, जंबो कैबिनेट कहते थे। हाँ, ये एक बड़ी समस्या थी। राजनीतिक मजबूरियों के चलते बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता था और कामकाज भी प्रभावित होता था। इसी को रोकने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया। और उसने क्या सीमा तय की?
इस संशोधन ने अनुच्छेद 164 में एक नया खंड 1A जोड़ा। इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15%? ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव था। बहुत ज्यादा। इसने साइज को कंट्रोल किया, लेकिन इसमें एक और बात है। वो क्या? इसी खंड में ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। अच्छा, न्यूनतम सीमा भी है 12 की। ये क्यों? ये शायद छोटे राज्यों को ध्यान में रखकर किया गया होगा, जहां विधानसभा की कुल सदस्य संख्या ही कम होती है। अगर वहां भी 15% का नियम सख्ती से लागू होता तो शायद 4-5 मंत्री ही बन पाते। हाँ, ये बात सही है। गोवा या सिक्किम जैसे राज्य। बिल्कुल। तो वहां सरकार चलाने के लिए कम से कम 12 मंत्री जरूरी माने गए। ठीक है, तो 15% की ऊपरी सीमा और 12 की न्यूनतम सीमा, ये स्पष्ट हो गया। अब सवाल यह है कि मंत्री कौन बन सकता है? क्या सिर्फ विधायक ही मंत्री बन सकते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो नियुक्ति के समय विधायक हो। अनुच्छेद 164(4) इस बारे में है। ये कहता है कि कोई भी मंत्री जो नियुक्ति के बाद लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद, जहां भी दोनों हैं, का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, बस उसे 6 महीने के अंदर चुनाव जीत कर आना होगा या नॉमिनेट होना होगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री समेत किसी भी मंत्री पर यह लागू होता है। अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। वो दोबारा मंत्री तभी बन सकते हैं जब वो सदस्य चुन लिए जाएं। ये एक तरह का लचीलापन देता है। मुख्यमंत्री किसी विशेषज्ञ को भी मंत्री बना सकते हैं जो शायद तुरंत चुनाव न जीत पाएं। हाँ, ये इसका एक फायदा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए 6 महीने की समय सीमा है। और एक और योग्यता या अयोग्यता से जुड़ा प्रावधान भी जोड़ा गया था ना, 91वें संशोधन से, दल बदल वाला। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 164(1)(b) ये कहता है कि अगर राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, हाँ, तो वो व्यक्ति मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा। और ये अयोग्यता तब तक रहेगी जब तक वो अपनी उस सदस्यता की शेष अवधि के लिए या जब तक वो दोबारा चुनाव लड़कर जीत नहीं जाता, जो भी पहले हो। मतलब दल बदल करके सरकार गिराने या बनाने वालों को मंत्री पद का इनाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए एक कड़ा कदम था। ठीक है, तो नियुक्ति हो गई, संख्या तय हो गई, योग्यता और अयोग्यता की बात हो गई। अब आते हैं कार्यकाल पर। आपने शुरू में बताया था कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका असल मतलब क्या है? क्या राज्यपाल किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकते हैं? देखिए, सैद्धांतिक रूप से अनुच्छेद 164(1) यही कहता है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। लेकिन संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल के प्रसाद का मतलब असल में विधानसभा के विश्वास और मुख्यमंत्री के विश्वास से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? जब तक मंत्री परिषद को विधानसभा का बहुमत हासिल है, तब तक राज्यपाल सामान्यतः उसे भंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर सरकार विश्वास मत खो देती है, तब राज्यपाल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने को कह सकते हैं या मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकते हैं। और किसी एक मंत्री को हटाने का अधिकार? वो अधिकार व्यावहारिक रूप से मुख्यमंत्री के पास है। अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री के काम से खुश नहीं है या उनसे कोई मतभेद है, तो वो उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। और अगर वो मंत्री इस्तीफा ना दे तो? तब मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं कि उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए, और राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री की इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो मतलब राज्यपाल का प्रसाद असल में मुख्यमंत्री का प्रसाद है, जब तक कि पूरी मंत्री परिषद को विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। हाँ, व्यक्तिगत मंत्री के मामले में इसे ऐसे समझा जा सकता है। पूरी मंत्री परिषद के मामले में ये विधानसभा के विश्वास से जुड़ा है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं जिम्मेदारी के सिद्धांत पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बात करते हैं सामूहिक जिम्मेदारी यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हाँ, ये संसदीय सरकार का आप कह सकते हैं आधारशिला है। बेडरॉक प्रिंसिपल। अनुच्छेद 164(2) साफ कहता है कि मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी, इसका मतलब क्या है व्यवहार में? इसका मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में काम करती है।
कैबिनेट के सभी फैसले सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं, चाहे वो उस बैठक में मौजूद रहे हों या उस फैसले से व्यक्तिगत रूप से असहमत हों। मतलब अगर कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से सहमत नहीं है तो उसे या तो उसे स्वीकार करना होगा या फिर इस्तीफा देना होगा। बिल्कुल, वो सार्वजनिक रूप से या विधानसभा के अंदर उस फैसले की आलोचना नहीं कर सकते। उन्हें सरकार का बचाव करना होगा। और अगर विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद को, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कुछ मंत्री इस्तीफा दें और बाकी बने रहें। इसी को कहते हैं एक साथ तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं। हाँ, बिल्कुल यही, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकार एकजुट होकर काम करे और विधायिका के प्रति जवाबदेह रहे। ठीक है, ये हुई सामूहिक जिम्मेदारी। अब व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या इसका भी जिक्र संविधान में है? हाँ, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत भी अनुच्छेद 164 से ही निकलता है, खासकर उस राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वाले प्रावधान से जिसका हमने अभी जिक्र किया। अच्छा, उससे कैसे? इसका मतलब है कि हर मंत्री अपने मंत्रालय या विभाग के कुशल प्रशासन और कामकाज के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। अगर उनके विभाग में कोई बड़ी गड़बड़ी होती है या वो अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करते तो मुख्यमंत्री उनसे जवाब तलब कर सकते हैं, और जैसा हमने पहले कहा, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो राज्यपाल को उन्हें हटाने की सलाह दे सकते हैं। ये तब भी हो सकता है जब मंत्रिपरिषद को समग्र रूप से विधानसभा का विश्वास हासिल हो। तो ये मुख्यमंत्री का एक तरह से नियंत्रण है अपने मंत्रियों पर। हाँ, सामूहिक जिम्मेदारी विधायिका के प्रति है, जबकि व्यक्तिगत जिम्मेदारी एक तरह से कार्यपालिका के अंदर मुख्यमंत्री के प्रति है, जो राज्यपाल के जरिए लागू होती है। ये दोनों जिम्मेदारियां मिलकर ही मंत्रिपरिषद को जवाबदेह बनाती हैं। सही कहा, एक विधायिका के प्रति, दूसरी अपने मुखिया और राज्य के संवैधानिक प्रमुख के प्रति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री के कर्तव्यों पर आते हैं। अनुच्छेद 167, राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री की क्या ड्यूटीज हैं? अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण चैनल स्थापित करता है। ये मुख्यमंत्री पर 3 मुख्य कर्तव्य डालता है। पहला क्या है? पहला कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान के लिए जो भी प्रस्ताव है, उनकी सूचना राज्यपाल को दे। मतलब कीप द गवर्नर इन्फॉर्म। यानी मुख्यमंत्री को नियमित रूप से राज्यपाल को बताना होगा कि सरकार क्या कर रही है और क्या करने का सोच रही है। जी हाँ, दूसरा कर्तव्य इससे जुड़ा है। वो क्या है? अगर राज्यपाल राज्य के प्रशासन या विधान संबंधी कोई जानकारी मांगे तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो जानकारी उन्हें प्रस्तुत करें। तो राज्यपाल जानकारी मांग भी सकते हैं? बिल्कुल, अनुच्छेद 167B यही कहता है। ये राज्यपाल को सरकार के कामकाज पर नजर रखने का एक साधन देता है। और तीसरा कर्तव्य? वो थोड़ा अलग लगता है। हाँ। तीसरा कर्तव्य अनुच्छेद 167C ये कहता है कि अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर अकेले कोई निर्णय ले लिया है, लेकिन उस पर पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, अच्छा, तो राज्यपाल अगर चाहें तो मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकते हैं कि उस विषय को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखा जाए। ओह, ये तो दिलचस्प है। मतलब राज्यपाल एक तरह से सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करवाने में भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, एक तरह से अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई महत्वपूर्ण फैसला किसी एक मंत्री ने ले लिया है और उस पर कैबिनेट की सामूहिक सोच लागू नहीं हुई है, तो वो उसे कैबिनेट के सामने रखवा सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण शक्ति है राज्यपाल के पास। हालांकि शायद इसका इस्तेमाल कम ही होता होगा। इस्तेमाल शायद रोजमर्रा में ना होता हो, लेकिन ये प्रावधान राज्यपाल को ये सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि सरकार सामूहिक विचार विमर्श से चले। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य हुए राज्यपाल के प्रति। अब मंत्रियों के अधिकारों की बात करते हैं। सदन में उनके क्या अधिकार हैं? अनुच्छेद 177। हाँ, अनुच्छेद 177 हर मंत्री को कुछ विशेष अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य हो या ना हो, जैसा कि 6 महीने वाले मामले में हो सकता है। क्या अधिकार है? हर मंत्री को राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद अगर है तो उसमें बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। उन्हें विधानमंडल की किसी भी समिति जिसका उन्हें सदस्य बनाया गया है में बोलने और भाग लेने का भी अधिकार है। लेकिन वोट देने का अधिकार?
वोट देने का अधिकार उन्हें केवल उसी सदन में है जिसके वो सदस्य हैं। अगर कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य है तो वो विधान परिषद में बोल तो सकता है, भाग ले सकता है, पर वोट नहीं दे सकता। और वैसे ही विपरीत स्थिति में ये इसलिए ताकि वो अपने विभाग से जुड़े मामलों पर दूसरे सदन को भी अवगत करा सकें या अपना पक्ष रख सकें। बिल्कुल, ये सरकार और विधायिका के बीच बेहतर समन्वय और समझ के लिए जरूरी है। मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित सवालों का जवाब दे सकते हैं, बिल पेश कर सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं, भले ही वो उस सदन के सदस्य ना हो। ठीक है, ये मंत्रियों के सदन संबंधी अधिकार हो गए। अब जरा मंत्री परिषद की आंतरिक संरचना मतलब कॉम्पोजिशन पर आते हैं। क्या संविधान में बताया गया है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री वगैरह होंगे? नहीं, संविधान में मंत्रियों की इन श्रेणियों या उनके रैंक का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान सिर्फ मंत्री शब्द का प्रयोग करता है। तो फिर ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री वाली व्यवस्था कहाँ से आई? ये व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय परंपरा से आई है और भारत में समय के साथ प्रशासनिक सुविधा और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से विकसित हुई है। ये एक तरह की परंपरा या कन्वेंशन है, संवैधानिक बाध्यता नहीं। अच्छा, तो आमतौर पर कितने तरह के मंत्री होते हैं? आपने 3 बताए थे। हाँ, आमतौर पर 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पहले कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं और सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों या विभागों जैसे गृह, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि के प्रमुख होते हैं। और इनकी भूमिका क्या होती है? ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं जो मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं और सामूहिक रूप से सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं। असल में सरकार यही चलाते हैं। ठीक है, दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी है राज्य मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इनके 2 प्रकार हो सकते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। वो अपने विभाग के मुखिया होते हैं और कैबिनेट मंत्री की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वो सामान्यतः कैबिनेट की बैठकों में तभी भाग लेते हैं जब उनके मंत्रालय से संबंधित किसी विषय पर चर्चा हो रही हो और उन्हें आमंत्रित किया जाए। और दूसरे तरह के राज्य मंत्री? दूसरे तरह के राज्य मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं और उनके काम में सहायता करते हैं। कैबिनेट मंत्री उन्हें काम सौंपते हैं। समझ गया। और तीसरी श्रेणी? उपमंत्री। हाँ, उपमंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले भी, के साथ जुड़े होते हैं और उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। तो ये एक तरह से जूनियर मंत्री हुए जो वरिष्ठ मंत्रियों की मदद करते हैं। बिल्कुल। कभी-कभी संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी नियुक्त किए जाते हैं जो मंत्रियों की सहायता करते हैं, लेकिन उन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं होता। तो ये जो पूरी मंत्री परिषद है जिसमें ये सभी तरह के मंत्री शामिल हैं और एक छोटा समूह है कैबिनेट, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें सभी तीनों श्रेणियों के मंत्री, कैबिनेट, राज्य, उप, शामिल होते हैं। इसका आकार जैसा हमने देखा विधानसभा के 15% तक हो सकता है, मतलब 60-80 मंत्री भी हो सकते हैं बड़े राज्यों में। जबकि कैबिनेट एक छोटा, ज्यादा शक्तिशाली निकाय है जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, आमतौर पर 15 से 20। और फैसले कौन लेता है, मंत्री परिषद या कैबिनेट? व्यवहारिक रूप से लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत फैसले कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। मंत्री परिषद की बैठकें बहुत कम होती हैं। कैबिनेट के फैसले ही पूरी मंत्री परिषद के फैसले माने जाते हैं। तो कैबिनेट को मंत्री परिषद का न्यूक्लियस या कोर कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कैबिनेट ही मंत्री परिषद का दिल है। ये राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक संस्था, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है। ये राज्य प्रशासन का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ये विभिन्न विभागों की नीतियों में समन्वय स्थापित करने वाली मुख्य संस्था है। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है और ये राज्यपाल को सलाह देने वाला निकाय भी है और वो सलाह पूरी मंत्री परिषद की ओर से होती है। साथ ही ये सभी बड़ी वित्तीय और विधायी मामलों पर निर्णय लेती है और राज्य की मुख्य संकट प्रबंधक भी है। बाप रे, कैबिनेट के पास तो बहुत सारी शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। हाँ, इसीलिए कैबिनेट मंत्रियों का चयन बहुत सोच समझकर किया जाता है।
वो मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद सहयोगी होते हैं। अच्छा, एक शब्द और आता है, किचन कैबिनेट। ये क्या है? किचन कैबिनेट एक अनौपचारिक शब्द है। ये कैबिनेट के अंदर भी एक और छोटा समूह होता है जिसमें मुख्यमंत्री और उनके 2-4 सबसे करीबी और भरोसेमंद कैबिनेट मंत्री या कभी-कभी बाहर के मित्र या परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। और ये क्या करता है? ये अनौपचारिक रूप से रोजमर्रा के महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और फैसले लेते हैं। ये बहुत तेजी से फैसले लेने में मदद करता है, लेकिन कभी-कभी इसकी आलोचना भी होती है कि ये औपचारिक कैबिनेट प्रणाली को कमजोर करता है। ये तो सरकार चलाने का एक अनौपचारिक तरीका हुआ। हाँ, ये हर जगह होता है, कमोबेश। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, तो राज्य मंत्री परिषद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 पर आधारित है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को। संख्या पर 15% की सीमा है, न्यूनतम 12। मंत्री बनने के लिए 6 महीने में विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी है। दल बदल वाले अयोग्य होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार होते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका मतलब व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री और विधानसभा का विश्वास है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है राज्यपाल को सूचित रखना और उनकी मांगी जानकारी देना। मंत्रियों को सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। और मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है, लेकिन असली शक्ति कैबिनेट में निहित है, जो छोटा समूह है और सारे महत्वपूर्ण फैसले लेता है। मंत्रियों की श्रेणियां कैबिनेट, राज्य, उप, संवैधानिक नहीं बल्कि पारंपरिक हैं। बिल्कुल, ये एक विस्तृत और जटिल व्यवस्था है जो राज्य स्तर पर संसदीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है। हाँ, ये सुनिश्चित करती है कि जो कार्यकारी शाखा है, मतलब सरकार, वो विधायिका के प्रति यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह है। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमने बात की थी अनुच्छेद 163(3) की कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, उसे किसी कोर्ट में जांचा नहीं जा सकता। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये प्रावधान, जो शायद प्रभावी और गोपनीय शासन के लिए जरूरी माना गया, आज के समय में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह मेल खाता है? क्या इसके बीच सही संतुलन है या इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश दिखती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। शासन की जरूरतें और जनता के जानने का हक, इनके बीच संतुलन हमेशा एक चुनौती रहा है। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज की एक गहन चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद है राज्य मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आई होगी। जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।